वेलकम इन लोकल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे। ओके, और जैसे रिप्रोडक्शन के टाइप के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और फिर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं फिर उसके भी टाइप पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। इसी तरीके से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ में। क्लियर। तो पूरा हम रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप को इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कहते कैसे हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक अपने ही जैसा क्या करते हैं, एक नया इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस बनाते हैं। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किस हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसको कंसीडर करते हैं। तो जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब हो गया कि मतलब जैसे सपोज हम फॉर एग्जांपल प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, तो प्लांट से मतलब उसी तरह का प्लांट बनना, जैसे मैंगो का ट्री है तो उससे क्या बनेगा, मैंगो का ही प्लांट बनेगा ना, मतलब उसी तरह का नया इंडिविजुअल्स बना तो उसको हमने रिप्रोडक्शन कह दिया। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हमने एनिमल का एग्जांपल लिया, रेबिट, तो जैसे रेबिट के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेगा, जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसी की तरह एक नया क्या बनेगा, रेबिट का फॉर्मेशन होगा। ओके, प्रोडक्शन होगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। पहली चीज मतलब जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी एनिमल्स जो होते हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं वही रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन करने मतलब रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है, वो अपने जैसा ही क्या बनाते हैं, एक नया एनिमल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, पहली चीज। ओके, तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझ में आया। फिर हम देखते हैं कि जैसे रिप्रोडक्शन जो होता है, यदि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ के ऊपर अपनी स्पीशीज को क्या करना है, सरवाइव करना है, तो उसके लिए उसको रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना कंपलसरी है। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक मतलब कोई भी एक तरह का प्लांट है। ओके, जैसे सपोज इस अर्थ के ऊपर मैंगो ट्री है। ओके, यदि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, यदि वो अपने जैसे बहुत सारे प्लांट नहीं बनाएगा मैंगो ट्री का, यदि उसके अंदर सपोज मैंगो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो दूसरा मैंगो प्लांट नहीं बनेगा, तो मतलब अर्थ के ऊपर मैंगो की जो स्पीशीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी हमने रैबिट लिया है। ओके, अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ओके, रैबिट स्पीशीज के अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो उसके जैसे दूसरे रैबिट नहीं बनेंगे। तो अगर रैबिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो अर्थ के ऊपर जो रैबिट की जो स्पीशीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यदि उसको इस अर्थ के ऊपर क्या करना है, सरवाइव करना है, ओके, अपने आप को बनाए रखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। ओके, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज प्लांट है, एनिमल है, वो क्या करते हैं, अपने ही जैसा क्या बनाते हैं, नया इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम रिप्रोडक्शन को इस पिक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि ऐसे मैंने बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब कोई भी एनिमल्स है और प्लांट जो होते हैं उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एनिमल्स का एग्जांपल लिया है। ओके, तो जब एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जनरली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो आप देखेंगे कि जब मतलब दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मतलब मतलब जब भी कोई एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उससे मतलब आप देखेंगे कि मतलब उसकी मतलब क्या हुआ कि वो अपने ही तरह का क्या बनाता है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स बना रहा है। ओके, तो इस तरीके से मतलब क्या होगा कि मतलब जैसे एक नया बेबी बन गया है यहाँ पे। ओके,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम प्लांट लेते हैं। ओके, तो जब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो वो भी क्या बनाता है, अपने ही जैसा क्या बनाता है, अपने ही जैसा क्या बनाएगा, वो इंडिविजुअल्स जो होता है वो फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की इस पिक से क्या समझ में आया कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब एनिमल्स है या प्लांट होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और इस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि यदि एनिमल में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसी के जैसे क्या बन रहा है, नया इंडिविजुअल्स बन रहा है। यदि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें भी क्या हो रहा है कि उसी का जैसा क्या होता है, यंग वन जो होता है या फिर इंडिविजुअल्स जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, प्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे रिप्रोडक्शन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ता है। ओके, मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे जैसे एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, जैसे जैसे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, तो उनका जो नंबर्स जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। और वही उसी वजह से क्या होते हैं, वो अपनी स्पीशीज को क्या करते हैं, इस अर्थ के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो सरवाइव मतलब बनाए रख सकते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो इस अर्थ के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो मतलब यदि रिप्रोडक्शन होगा तो उनकी जो स्पीशीज है, एनिमल की स्पीशीज है, प्लांट की स्पीशीज जो होगी, अगर वो रिप्रोड्यूस होती रहेगी, लगातार उनमें रिप्रोडक्शन होगा, तो वो कभी भी क्या होगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी, लुप्त नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे ये है रिप्रोडक्शन का फुल इंट्रोडक्शन। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि इसके अंदर ए सेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स, एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि दो सेक्स, दो इंडिविजुअल्स मतलब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसका हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ओके, अब हम दोनों तरह का जो रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो पहला होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके अंदर पहली चीज ये होती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, पहला। ओके, अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एक ही सेक्स या एक ही इंडिविजुअल्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो ये पहला डिफरेंस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर एक ही सेक्स मतलब एक ही पेरेंट या फिर एक ही इंडिविजुअल्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, दो पेरेंट या फिर उसको हम बोल सकते हैं दो इंडिविजुअल्स या फिर हम बोल सकते हैं दो सेक्स जो होते हैं, मतलब मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स जो होते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पहला। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस के ऊपर हम इसको ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक ही पेरेंट, एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर। तो उसके अंदर क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन जो होता है मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। दो इंडिविजुअल में क्या होगा, एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। ओके, तो मेल क्या बनाएगा, मेल जो सेक्स मतलब जो मेल होगा वो मेल गैमेट बनाएगा और जो फीमेल होगा वो फीमेल गैमेट बनाएगा। तो फिर क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट के बनने के बाद में क्या होता है कि उनके बीच मतलब वो फिर आपस में फ्यूज होते हैं, वो मिलते हैं, उसके बाद में क्या होता है, नया बेबी बनता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल और फीमेल। ओके, दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनसे जो बेबी बनता है, ओके, तो उनसे जो नया बेबी बनता है वो मतलब पेरेंट के क्या होता है, एक मतलब सेम कॉपी नहीं होता है। ओके, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होता है, वेरिएशंस होता है। सपोज जैसे हम फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल लेते हैं तो हमारा जो हम मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं और हम है, हमारे मतलब उनके फीचर्स में काफी क्या होता है, मतलब दोनों का मिला के हमारे में आता है, हम मतलब सेम टू सेम हमारे पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते हैं। ओके, लेकिन जो मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर जो बनता है
उसके अंदर जो मतलब नया बेबी बनता है, ओके, वो क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट क्या होता है, पेरेंट के क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो नया बेबी बनेगा वो पेरेंट्स के क्या होता है, एकदम इक्वल नहीं होता है, सेम नहीं होता है, उसमें मतलब पेरेंट्स से कुछ ना कुछ, मतलब उसके अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस उनसे मतलब हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो बेबी बनेगा वो एकदम क्या होता है, पेरेंट के क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लियर? ये भी बहुत आपको ध्यान रखने वाली चीज है। अब दूसरा है कि जो जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके, जितने मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनके अंदर दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। क्लियर? लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके, अब मैंने जैसे बताया कि जैसे मोस्टली प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनकी मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका क्या होता है कि जो मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब मान सकते हो, या कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिनका मतलब बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, उनका मतलब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओके, तो वो और एनिमल्स जो होते हैं वो ए सेक्सुअली मतलब क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी और फंगाई, ओके, मतलब यहाँ पे ये बताएगा कि जो प्लांट होते हैं वो तो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो कुछ एनिमल जिसकी बॉडी क्या होती है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कुछ और एनिमल्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होता है वो एकदम सिंपल होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ए सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी और फंगाई, ओके। अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे हाँ मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर 9th मंथ के बाद क्या बनता है, नया बेबी बनता है, तो एक लंबा प्रोसेस मतलब स्लो प्रोसेस हो गया, ओके। लेकिन यही मतलब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो वो क्या होता है कि बहुत फास्ट होता है, उसके अंदर मतलब कुछ मेथड्स होते हैं जो कि स्पीड से क्या होते हैं, नया बेबी क्या होता है उसमें फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको यही समझना है कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बीच में ये डिफरेंस जो है कि फॉर्म में अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर आप इस पिक से समझेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट सारे कंसेप्ट क्लियर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही पेरेंट्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? एक ही पेरेंट्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, पहली चीज, ओके। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके अंदर दो पेरेंट होते हैं या फिर दो इंडिविजुअल्स होते हैं या दो सेक्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल इंडिविजुअल्स होगा या फिर एक होगा फीमेल इंडिविजुअल्स, पहला डिफरेंस, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक ही पेरेंट जो होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके अंदर ना तो मेल गैमिट बनेगा ना ही फीमेल गैमिट बनेगा। जब मेल और फीमेल गैमिट ही नहीं बनेंगे तो उसके अंदर फ्यूजन नहीं होगा, मतलब वो गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है इसके अंदर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मतलब मेल और फीमेल गैमिट जो होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल गैमिट है उससे क्या बनेगा, फीमेल इंडिविजुअल्स है तो उससे फीमेल गैमिट बनेगा, एग जो होते हैं ना उसका फॉर्मेशन होगा, और जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं उससे मेल गैमिट बनेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बनते हैं, ओके। अब क्या होता है कि फीमेल इंडिविजुअल से बन गया एग और मेल इंडिविजुअल से बन गया स्पर्म, ओके। फिर क्या होता है कि एग और स्पर्म जो होते हैं उन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है और उससे क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इस जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, उसके बाद में क्या होता है, नया बेबी बनता है। क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, सेक्सुअल के अंदर दो सेक्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं या दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये पेरेंट है, इसके अंदर क्या हुआ है,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का मतलब होता है कि इस पेरेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो दो के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है वो दो पार्ट के अंदर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब इसका न्यूक्लियस जो होता है इसकी बॉडी के अंदर वो डिवाइड होता है सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्या होता है कि न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद में उसकी जो बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो बेबी का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया है। ये मतलब ऑफ स्प्रिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं बेबी। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये एकदम क्या है, सेम अपने पेरेंट के क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी इंडिविजुअल्स नया इंडिविजुअल्स बनता है, नया ऑफ स्प्रिंग बनता है, वो एकदम अपने पेरेंट के क्या होता है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है। उसके बाद में जो बेबी बनता है वो क्या होता है कि उसके उस बेबी के अंदर क्या होंगे, मेल सेक्स जो होगा और जो फीमेल सेक्स होंगे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो क्या बनता है, नया बेबी बनता है। तो वो एकदम जो नया बेबी बनता है वो एकदम अपने पेरेंट के क्या होता है, कॉपी नहीं होता है। ओके, उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या होती है, वेरिएशंस जो होती है वहां पे आपको दिखाई देती ही देती है। ओके, तो ये तीसरा डिफरेंस। अब ओके, अब इसमें क्या होता है कि फोर्थ डिफरेंस मैंने आपको समझाया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस जो होता है वही क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर उसके बाद में उसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, फटाफट हो जाता है प्रोसेस। लेकिन ये जो प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके अंदर मेल फीमेल गैमेट बनना, फिर इनका फ्यूजन होना, फ्यूजन होने के बाद में उसके अंदर माइटोसिस मियोसिस डिविजन होना, उसके बाद में नया बेबी बनता है। तो ये एकदम स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है इस टॉपिक के अंदर, रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़े हैं, ए सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको हमने पिक्चर से इस टॉपिक के अंदर क्या किया है, कवर किया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि एसेक्सुअल मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही सेक्स, एक ही पेरेंट्स, एक ही इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे कि मैंने आपको इसको नाम से कैसे एक्सप्लेन, मतलब इसका नाम क्यों रखा गया है उसको मैंने आपको समझाया है। अब हम इसको और थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। मतलब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर एक ही पेरेंट्स जो होगा वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ओके, वही इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। ओके, अब क्या होता है कि इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसके अंदर एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ इस तरह की रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही सेक्स, एक ही पेरेंट, एक ही इंडिविजुअल्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब तीसरी बात ये होती है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो यंग वंस बनता है, नया ऑफस्प्रिंग बनता है, वो क्या होता है कि एकदम जो पेरेंट सेल्स होती है उसकी डिट्टो कॉपी होता है, उसके जैसे कि जैसे ही क्या होता है वो दिखाई देता है, उसकी जैसे जैसे आइडेंटिकल होता है। ओके, तो यहाँ पे मतलब जो यंग वंस बनेगा वो एकदम पेरेंट सेल की क्या होती है, डिट्टो कॉपी होती है। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली क्या होता है कि जब ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है कि जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि जब फूड जो होता है वो बहुत मात्रा में होता है, तभी क्या होते हैं जनरली मतलब जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो मतलब फिफ्थ पॉइंट इसका है कि मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। उसके अंदर जो नया बेबी बनता है वो मतलब फटाफट बन जाता है उसको, मतलब क्योंकि ये फास्ट है, फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, तो ये थे कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ खास बातें। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एसेक्सुअल मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं उसके टाइप को बताया गया है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के बनते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके,
तो उनके अंदर वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किन किन तरीकों से होता है उसके यहाँ पे कुछ नाम बताए गए हैं। तो मतलब फिशन है, फिशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग के थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमने जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप पढ़े हैं उसका हम वन बाय वन, जैसे फिशन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, इनका वन बाय वन क्या करने वाले हैं, हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ में। ओके, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो के जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको हम इस पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक ही पेरेंट जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक ही पेरेंट से क्या बनेगी, दो डॉटर सेल्स बनेगी और ये दोनों डॉटर सेल्स जो कि वो ग्रोथ करके दो नए ऑर्गेनिजम्स जो है उसका फॉर्मेशन करती है। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि मतलब जब बहुत ही हाईली फेवरेबल कंडीशंस होती है, तो उस कंडीशन के अंदर कोई प्लांट है, ओके, या फिर वो सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल एनिमल्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। पहली चीज, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये जो अब मैं जहाँ पे मेरा एरो है वो न्यूक्लियस है, ओके। ये आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे पहले डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनोसिस। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद में ये जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियस के बाद जो ये फ्लूइड आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, ओके। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, तो क्या बनती है, दो डॉटर सेल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ओके। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट से क्या बनती है, दो डॉटर सेल्स या दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बनते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, पेरेंट के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी होते हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि वो एक ही पेरेंट से बनते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो पेरेंट के कॉम्बिनेशन से बेबी बनता है, ओके। तो दो पेरेंट के कॉम्बिनेशन से जो बेबी बनेगा, उस बेबी के अंदर उन दोनों पेरेंट्स के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए उसके अंदर क्या बनता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बेबी बनेगा, जो नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा, वो एकदम सेम टू सेम क्या होता है, मतलब पेरेंट के कॉपी नहीं होता है, ओके। मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे क्या बताए हैं, टाइप्स बताए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर से सिर्फ जस्ट आपको आइडिया दे देंगे, जैसे फिशन है। फिशन में क्या होगा कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लेकिन फिशन वाले मेथड से होगा, तो उसकी बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, दो ग्रुप के अंदर क्या होगी, टूट जाएगी। फिशन का मतलब ब्रेक हो जाना, बॉडी दो ग्रुप के अंदर टूट जाएगी, और जब बॉडी दो ग्रुप में टूटेगी तो उससे दो नए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बनेंगे। क्लियर। अब दूसरा मेथड है बडिंग, ओके। मतलब कोई भी जैसे बर्ड होती है ना, जैसे ये कोई ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा बडिंग के द्वारा, ओके। तो एक छोटा सा बर्ड निकल जाती है उसकी बॉडी से, ओके। अब ये जो दिख रहा है ना, ये छोटी सी बर्ड निकल गई है, ओके। छोटी सी बॉडी के बाहर जो ग्रोथ निकलती है उसको बर्ड बोलते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये जो बर्ड जो है वो क्या करती है, ग्रोथ करके क्या बना लेती है, दूसरा नया ऑर्गेनिजम्स बना लेती है। तो इसको भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करें, क्योंकि एक ही पेरेंट है, उससे क्या बन गए हैं, दो ऑर्गेनिजम्स बन गए हैं। फिशन में भी क्या था, एक ही पेरेंट था, उससे दो इंडिविजुअल्स या दो डॉटर सेल्स जो थी उसका फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर। अब तीसरा हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा पार्ट है कि जैसे स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या, जैसे प्लांट है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे ग्रोथ करता है उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्लावर में सीड आते हैं। तो जब सीड जो होते हैं वो वापस क्या होते हैं, एयर के थ्रू जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, और दूसरे प्लेस पे जाके वो सीड जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, दब जाते हैं, ओके। और फिर दब के क्या बना लेते हैं, वो एक नया प्लांट बना लेते हैं, ओके। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, मतलब इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर के थ्रू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन मतलब मेथड से हम क्या बोलते हैं, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर। अब फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसका कोई पार्ट सपोज टूट गया, ब्रेक हो गया है, ओके। जैसे सपोज ये ऑर्गेनिजम्स है, इसकी ये एक पार्ट जो है वो टूट गया, ये एक पार्ट टूटा हुआ है, फिर ये दूसरी बॉडी है, तो जो टूटा हुआ पार्ट होगा उससे भी क्या आएगा, नया ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा, और जो बॉडी से जो पार्ट टूट गया है वो वापस वहां पे क्या होता है, नया बन जाता है, वहां पे भी एक ऑर्गेनिजम्स बन गया। तो इन चारों में आप देखेंगे कि फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है,
इसके अंदर एक ही पेरेंट सेल से क्या बन रही है, दो डॉटर सेल्स बन रही है। ओके, यहाँ पे भी सेम यही है, दो डॉटर सेल्स बनी, इसमें एक ऑर्गेनिज्म से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उससे दो डॉटर सेल्स बनी है। यहाँ पे भी है कि मतलब एक प्लांट है, ट्री है, उससे बहुत सारे स्पोर्स बन गए, उस स्पोर से क्या बन गए हैं, बहुत सारी डॉटर सेल्स का जो है वो फॉर्मेशन हो गया एक ही पेरेंट से। क्लियर? तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट्स रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेता है। ओके, और तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हम इसका वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप है, वो है बाइनरी फिशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। फिशन का मतलब टूटना। बाइनरी का मतलब एक बॉडी होगी, उसका दो हिस्सों के अंदर टूटने को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन कहेंगे। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि जैसे जो बाइनरी फिशंस जो होते हैं वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। लेकिन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या करते हैं, बाइनरी फिशन जो होता है वो शो करते हैं। अब बाइनरी फिशन के अंदर होता क्या है, इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी सेल जो होती है ना, मतलब जो पेरेंट सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, उस पेरेंट सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, दो हिस्सों के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। क्लियर? उसको उसके बाद में क्या होता है कि उस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। ओके, उसके बाद में उस पेरेंट सेल्स का जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो हिस्सों के अंदर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद में क्या होती है, दो डॉटर सेल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको दो टर्म जो है वो देखने को मिल रही है कि कैरियोकाइनोसिस क्या होता है, साइटोकाइनोसिस क्या होता है। तो ये टर्म को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी बाइनरी फिशन होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पेरेंट सेल्स जो होती है उसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। ओके, तो अगर किसी पेरेंट सेल का न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनोसिस। क्लियर? फिर मैंने बताया कि जब पेरेंट सेल्स के अंदर कैरियोकाइनोसिस का प्रोसेस हो जाता है, मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो उसके बाद में जो पेरेंट सेल्स होती है उसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनोसिस। ओके, तो जो बाइनरी फिशन होगा उसके अंदर दो स्टेप के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, और उसके बाद में क्या होगी, कितनी सेल्स बनेगी, दो डॉटर सेल्स, जो कि उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। क्लियर? बाइनरी का मतलब क्या होगा, एक पेरेंट सेल से क्या बनेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ओके, अब हम इस पिक से अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन को समझ लेते हैं। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये है अमीबा। ओके, जो अमीबा होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। ओके, मतलब एक सेल से मिलकर बनता है। क्लियर? और सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाला है, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, इस एनिमल के अंदर क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, एक सेल से मिलकर बना है, तो उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस होगा, और उसके बाद में उसमें क्या होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ओके, सबसे पहले जो मैंने बाइनरी फिशन का जो आपको स्टेप बताया है उसके अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा कि जो अमीबा जो पेरेंट सेल्स है उसका जो न्यूक्लियस जो होगा वो दो ग्रुप के अंदर मतलब उसका डिवाइडेशन होगा। लेकिन डिवाइड होने के लिए सबसे पहले जो न्यूक्लियस जो होते हैं जिसके अंदर उस सेल का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियस जो होता है वो अपना शेप जो होता है वो चेंज करके क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है। ओके, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेप, मतलब ये जो स्टेप है इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है, ये वाला जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। जब ये दो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो गया उसके बाद में क्या होता है कि ये जो इसका जो सेल का जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो आप देखेंगे इस जगह पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी जो होता है वो डिवाइड होना चालू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ। ओके, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हुआ है, कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो सेल के अंदर, अमीबा के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म जो है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जितना भी फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाता है। ओके, तो उसके बाद में क्या होती है कि दो डॉटर सेल्स बन जाती है। ओके, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्लियर? साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा कि एक
पेरेंट अमीबा से कितने बनती है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं या 2 अमीबा जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसके अंदर अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन के अंदर 2 स्टेप होंगे, एक तो होगा कैरियोकाइनोसिस और उसके बाद में होगा साइटोकाइनोसिस। और जब कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में क्या बन जाएगी, 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी या फिर 2 डॉटर अमीबा जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक पेरेंट एक सेल अमीबा की एक सेल से क्या बनी है, 2 डॉटर सेल्स का क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ओके, और यहाँ पे कोई तरह के जो गैमेट्स जो होते हैं, स्पर्म और एग जो होता है, उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए एक चीज जरूरी है कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस जो होता है उसका होना जो है वो जरूरी है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। क्लियर। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो अमीबा है उनके अंदर जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा है, पैरामीशियम है या फिर कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस जो होती है उसका होना मस्ट कंपल्सरी है। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमीबा है उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि बाइनरी फिशन के द्वारा क्या बनता है, बाइनरी फिशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। ओके, अब ये जो सेल डिवाइड होती है वो किसी भी जगह पे से हो सकती है। सपोज अभी जो ब्रेक हुआ है वो इस जगह से हो रहा है। ओके, तो अब जैसे ये पेरेंट सेल है, ओके, तो इस पेरेंट सेल्स के अंदर जो ब्रेक हो रहा है, सेल जो डिवाइड हो रही है इस जगह से हो रही है। ओके, ऐसा हुआ है। क्लियर। लेकिन ये जो मतलब ये जो जगह जो होती है ना जहां से सेल डिवाइड होती है वो अमीबा के अंदर फिक्स नहीं होती है। किसी भी जगह से क्या होती है कि अमीबा के अंदर क्या होती है, सेल जो होती है वो 2 हिस्सों के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो सकती है। अभी यहाँ से हुई है, इस जगह से ये सपोज हो सकता है, इस जगह से क्या होगी, वो डिवाइड हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिशन जो होता है उसके अंदर जो सेल्स जो होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। वो किसी भी जगह से, इन एनी प्लेन, किसी भी जगह से वो हो सकता है। ओके, अब एक दूसरा ऑर्गेनिजम्स है लेशमीनिया। ये भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये भी क्या होता है, एक सेल से बना होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, काला अजहर के नाम से भी हम इसको क्या जानते हैं, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप जब इस लेशमीनिया की स्ट्रक्चर्स देखेंगे इस ऑर्गेनिजम्स की, तो इसके अंदर आपको देखेंगे कि विप लाइक फ्लैजिला जो है वो एक हिस्से पे आपको दिखता है। ओके, तो ये जो है ये लेशमीनिया ऑर्गेनिजम्स है और ये इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है, मतलब एक सिरा और ये इसका दूसरा सिरा। ओके, तो इसका जो वन एंड है उसके ऊपर एक ये विप लाइक, एक थ्रेड लाइक आपको ये स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। ओके, तो इसके अंदर क्या खास बात है कि ये जो लेशमीनिया है इसके अंदर भी क्या होता है, बाइनरी फिशन ही होता है। मतलब इसकी बॉडी भी जो होती है वो 2 हिस्सों के अंदर क्या होती है, ब्रेक होती है। क्लियर। लेकिन इसके अंदर क्या था कि जो बाइनरी फिशन जो होता है वो एक फिक्स्ड जगह से होता है। अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिशन होता था उसका जो मतलब वो फिक्स नहीं था कि वो किसी भी जगह से हो सकता था। लेकिन जो लेशमीनिया जो है जिसके अंदर बाइनरी फिशन होता है वो क्या होता है कि वो एक फिक्स पॉइंट पे होता है। वो फिक्स पॉइंट कौन सा होता है कि जैसे फ्लैजिलम जो है वो इस एंड पे है, तो इस एंड से जो है वो उसकी जो बॉडी जो होगी वो ब्रेक नहीं होगी, 2 हिस्सों में नहीं टूटेगी। तो कौन से हिस्से से टूटेगी, जो फ्लैजिलम के एकदम जो सामने जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से जो होगी इसकी बॉडी जो होती है वो 2 हिस्सों के अंदर क्या होगी, टूटना जो होगी वो चालू होगी। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत ही आपको ध्यान रखने की चीज है कि लेशमीनिया के अंदर भी बाइनरी फिशर होता है, अमीबा में भी बाइनरी फिशर होता है। लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो लेशमीनिया के अंदर जो बाइनरी फिशर जो होता है उसका क्या होता है, वो फ्लैजिलम के मतलब एकदम जो दूसरा एंड होता है, फ्लैजिलम के एकदम सामने जो एंड होता है वहां से उसका क्या होता है, बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम लेशमीनिया के अंदर जो बाइनरी फिशन है वो इस पिक्चर से आपको दे सकते हैं और इस पिक्चर से आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से जो इसमें बाइनरी फिशन जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट से होता है। जैसे कि ये लेशमीनिया का पिक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये भी एक सेल का बना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लेशमीनिया जो होते हैं उसके एक ये जो सिरा है, यहाँ से ये जो एक थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। यहाँ पे कभी भी इस जगह से बाइनरी फिशन नहीं होगा, यहाँ से बॉडी जो होगी वो कभी भी 2 हिस्सों के अंदर नहीं टूटेगी। क्लियर। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब बाइनरी फिशन होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस जो होगा वो 2 हिस्सों के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब कैरियोकाइनोसिस का प्रोसेस होगा। ओके,
जब इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद में क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस जो होंगे उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गया। जब यहाँ पे इस स्टेप डी तक कैरियोकाइनेसिस हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होना चालू हो जाता है। क्लियर। तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 न्यूक्लियस बन गए। क्लियर। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो गया तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इस वाला ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा जहाँ पे मेरा एरो है वहां से क्या हो गया है, डिवाइडेशन जो है वो चालू हुआ है। क्लियर। तो फिर ये जब डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे क्या होंगे, दो क्या बन जाएंगे, लेशमिनिया जो की डॉटर सेल्स जो होगी वो क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि जो लेशमिनिया के अंदर जो बाइनरी फिशन जो होता है वो उसका जो पोजीशन जो होती है, बाइनरी फिशन के पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, वो होता है फ्लैजिलम का जो जस्ट दूसरा एंड होता है, वहां से क्या होगा, उसकी बॉडी जो होगी वो क्या होगी, डिवाइड होगी। ओके। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो इसको भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि लेशमिनिया एक पेरेंट है, उससे कितने बन गए हैं, 2 लेशमिनिया की डॉटर सेल्स जो गई है वो फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और 2 बने हैं। ओके। एक पेरेंट सेल से 2 मतलब क्या बने हैं, इंडिविजुअल्स बने हैं, 2 डॉटर सेल्स बने हैं, इसके लिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है मल्टीपल फिशन। ओके। अब देखते हैं मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता है। तो जो मल्टीपल फिशन जो होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक टाइप होता है। ओके। उसके अंदर क्या होता है कि एक ही पेरेंट सेल से क्या होती है, बहुत सारी डॉटर सेल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। ओके। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि फिशन जो हो गया वो 2 तरह का हो गया। एक तो हो गया बाइनरी फिशन, जिसके अंदर क्या होगा कि एक ही पेरेंट सेल से क्या बनेगी, 2 डॉटर सेल्स बनती है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2। ओके। और मल्टी का मतलब मैनी। ओके। यदि एक ही पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको मल्टीपल मतलब मल्टीपल फिशन कहेंगे। ओके। मल्टी का मतलब हो गया मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। क्लियर। अब हमें है कि मल्टीपल फिशन जो होता है वो हम बोल रहे हैं कि किसके अंदर देखने को मिलता है, कि हम बोल रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है, प्लाज्मोडियम के अंदर हम आप इसको देख सकते हो। ओके। अब प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरिया पैरासाइट होता है, जिससे क्या होती है, मलेरिया डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या रहता है, हाई फीवर रखता है, ठंड लगती है, जो बुखार आता है उसको हम बोलते हैं मलेरिया फीवर। ओके। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर का ज्यादा होना, टेम्परेचर कम होना, बारिश का ज्यादा होना, कम होना, फूड मतलब बोलते हैं कि फूड की कमी हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि जो प्लाज्मोडियम सेल जो होती है वो अपने चारों तरफ क्या करती है, इस अनफेवरेबल कंडीशंस का उसके ऊपर, उस सेल के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए वो क्या करती है, अपने चारों तरफ एक मोटी रेजिस्टेंस वॉल जो होती है वो बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट कहते हैं। ओके। तो सिस्ट क्या है, पेरेंट सेल्स जो अपने चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशंस का इफेक्ट से बचने के लिए जो अपने चारों तरफ थिक रेजिस्टेंस वॉल बनाती है उसको हम बोलते हैं सिस्ट। ओके। अब इस पिक्चर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्ट क्या है। तो ये आप देखिए प्लाज्मोडियम का सेल है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर। ये न्यूक्लियस सेंटर में और उसके चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेती है, एक मोटी थिक वॉल बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। जिससे क्या होगा कि बाहर कोई सा भी एनवायरमेंट हो, ओके, बाहर कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो इस सेल के ऊपर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके। एक ही सेल से बना है तो उसके ऊपर डायरेक्ट एनवायरमेंट का क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो डायरेक्ट एनवायरमेंट का इफेक्ट ना हो इसके लिए प्लाज्मोडियम अपने चारों तरफ थिक रेजिस्टेंस वॉल बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। ओके। अब मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता है कि जो सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ओके। अब क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। तो मल्टीपल फिशन कैसे होगा, तो उसका न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर रिपीटेड डिवीजन होता है, मतलब 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे,
इस तरीके से क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, रिपीटेड डिविजन्स होता रहेगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक ही सेल के अंदर क्या बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस जो होंगे उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारे जब न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उसको जो मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन मल्टीपल फिशन। ओके, अब क्या होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। ओके, तो अब सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो हर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके चारों तरफ जब साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा ना, तभी वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कलेक्ट होता जाएगा। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, जब मेम्ब्रेन बन जाएगी तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे, वहां पे प्लाज्मोडिया बन जाएंगे। मतलब एक ही प्लाज्मोडियम की जो पेरेंट सेल थी उससे बहुत सारी प्लाज्मोडियम की डॉटर सेल्स जो भी वो फॉर्म हो जाएगी। ओके, और जब मतलब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, मतलब आप सपोज ऐसे कीजिए जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तब वो अनफेवरेबल है, लेकिन सपोज टेम्परेचर मतलब कम हो गया है, फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो सिस्ट की जो वॉल होगी वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब उनके चारों तरफ जो मोटी वॉल बन गई थी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और टूटने के बाद में क्या होगा कि उस सेल के अंदर जितने भी प्लाज्मोडिया बने थे, प्लाज्मोडियम बने थे, वो सारी प्लाज्मोडियम वाली जो डॉटर सेल्स जो कि क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। मतलब ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक ही प्लाज्मोडिया से क्या बन गए, बहुत सारे प्लाज्मोडियम का जो है, प्लाज्मोडिया का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ओके, अब मल्टीपल फिशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं प्लाज्मोडियम में। ये प्लाज्मोडियम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलकर बनता है। उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर, जो मतलब जब मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें मेन न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर, अब क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम सेल होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये अपने चारों तरफ सबसे पहले थिक वॉल बना लेता है। ओके, अब क्या होगा कि इस थिक वॉल के अंदर मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो अब इस सिस्ट के अंदर क्या होती है कि जो ये प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिपीटेड डिविजन होते हैं। रिपीटेड डिवीजन का मतलब हो गया एक न्यूक्लियस से दो बने। ओके, फिर दो से क्या बनेंगे, चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, आठ से 16 बनेंगे। ओके, इस तरीके से न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये साइटोप्लाज्म जो है उसमें भी क्या होता है, डिवीजन होना चालू होता है। और हर साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइड होके हर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कलेक्ट हो जाता है। ओके, और थोड़ा थोड़ा कलेक्ट होके उसके बाद में उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि इस मतलब इस सिस्ट के अंदर ही क्या होते हैं, बहुत सारे प्लाज्मोडिया जो होते हैं वो फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, फिर क्या होता है कि जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ओके, मतलब तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आप देखेंगे कि ये जो सिस्ट जो है, सिस्ट वॉल जो है वो क्या हो गई है, ब्रेक हो जाती है। और जितने भी प्लाज्मोडिया उस सेल के अंदर बने थे वो सारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते, मतलब रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और फिर इंडिविजुअल जो होते हैं वो मतलब क्या कहते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ओके, अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जैसे क्या होता है कि एक ही पेरेंट सेल्स जो है उससे क्या बन रही है, बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जितनी भी डॉटर सेल्स बनती है वो पेरेंट सेल की क्या होती है, एकदम आइडेंटिकल होती है, इसलिए भी ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके, अब हमारा जो थर्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है बडिंग। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बडिंग जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, एक टाइप होता है। और उसके अंदर क्या होगा कि जो पेरेंट सेल होती है उसके अंदर सेल डिविजन होते रहते हैं। ओके, तो सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है कि उनकी एक कोई सी भी जगह, एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर क्या होता है, उस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है, बाहर की तरफ क्या निकल जाती है, एक ग्रोथ, मतलब निकलती है बाहर की तरफ, जो ग्रोथ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड कहते हैं, बर्ड। ओके, अब ये जो बर्ड होती है उसी से क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इस बडिंग कहते हैं। ओके, और ये जो बडिंग के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ईस्ट क्या है, एक तरह की फंगाई होती है, जिसको हम बोलते हैं ना फंगस लग गया है, वो क्या होता है, ईस्ट होता है। ओके, तो जस्ट आपको नॉलेज के अंदर होना चाहिए कि ईस्ट जो है वो यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है।
ओके। और ये किसका मेंबर है, किस किंगडम में इसको रखते हैं हम, फंगस किंगडम के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसके अंदर वो सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ओके। यूकैरियोटिक किसको कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके। तो जिस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके। तो जो ईस्ट है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हम उसको यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल होती है उसके अंदर, और किसके अंदर, कौन से किंगडम से रिलेटेड है, ये एक तरह का फंगाई होता है, फंगस होती है ये एक तरीके का। ओके। और इसके अंदर जो ईस्ट होता है उसके अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कौन से मेथड से होता है, तो वो बडिंग के द्वारा क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ओके। अब सबसे पहले क्या होता है, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है ईस्ट के अंदर। तो जो ईस्ट की जो पेरेंट सेल होती है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक आउटग्रोथ जो होती है, मतलब एक बाहर की तरफ क्या होती है, मतलब जो सेल होती है उसके बाहर की तरफ एक ग्रोथ, मतलब बाहर की तरफ निकलती हुई एक स्ट्रक्चर जो हमें दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, बड कहते हैं। ओके। और ये जो ईस्ट जो सेल जो होती है उसके अपर एंड के ऊपर, मतलब वो जो ऊपरी सिरा जो होता है ना, वहीं पे आपको ये आउटग्रोथ जो है देखने को मिलती है। इसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड कहते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि इसके बाद में क्या होता है कि जो ईस्ट की जो पेरेंट सेल है उससे आउटग्रोथ हो गई है, बर्ड निकल गई है। ओके। फिर उसके बाद में जो पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डिवीजन होना चालू होता है, डिवाइड होती है वो, मतलब एक न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ओके। जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। ओके। उन दोनों न्यूक्लियस में से जो एक न्यूक्लियस होगा वो कहाँ चला जाएगा, जो आउटग्रोथ निकली थी ना उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। और एक न्यूक्लियस जो होगा वो पेरेंट सेल के अंदर ही रह जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा कि फिर ये जो आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस चला गया, उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा उसका भी क्या होगा, डिवीजन होगा। ओके। अब क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद में क्या होगा कि ये जो मतलब जब न्यूक्लियस आउटग्रोथ के अंदर चला गया तो ये आउटग्रोथ जो होगी वो भी क्या होती है, साइज के अंदर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ना चालू हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता जाता है ना इस आउटग्रोथ का, वो क्या होती है, पेरेंट सेल से क्या हो जाती है, सेपरेट होना, अलग होना चालू हो जाती है। और जब ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाती है तो इससे क्या बनता है, एक इंडिपेंडेंट मतलब क्या बन जाती है, डॉटर सेल्स जो होती है उसका मतलब फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। अब क्या होता है कि जब बहुत ही ज्यादा हाईली फेवरेबल कंडीशन होगी, ओके, तो उस समय क्या होगा कि जो पेरेंट ईस्ट सेल जो होती है उससे क्या होती है, बहुत सारी बर्ड्स का जो होता है ना उसका फॉर्मेशन होता है। ओके। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उस बर्ड से क्या होती है, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो क्या मतलब बहुत सारी डॉटर सेल्स जो होती है ईस्ट की वो बनना चालू हो जाती है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बडिंग के अंदर मेन क्या है, कि बडिंग से क्या होगा कि जो मतलब जो ईस्ट होता है या जिसके अंदर भी जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो उसकी बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलती है, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ निकलती है, उसको हम बड बोलते हैं। फिर बड निकलने के बाद में जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस वो डिवाइड होगा। फिर जब डिवीजन हो जाएगा तो एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में रह जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस जो होगा वो आउटग्रोथ में चला जाएगा। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद में आउटग्रोथ जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, फिर वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी, नई डॉटर सेल्स बन जाएगी। ओके। और जब बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी तो बहुत सारी बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा और एक ही पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स जो होगी वो फॉर्म हो जाती है। ओके। तो ये हुआ मतलब पूरा बडिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, टाइप है। ओके। इसको हम पिक से समझ लेते हैं अब अच्छे से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पिक्स जो है वो किसको बताती है, बडिंग को बताती है। बडिंग किसके अंदर बता रही है, कौन से ऑर्गेनिज्म से बता रही है, ईस्ट के अंदर बता रही है। और जो बडिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक टाइप है। तो ये ईस्ट का क्या है, पेरेंट सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो ईस्ट की जो पेरेंट सेल होती है सबसे पहले यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक बाहर की तरफ आउटग्रोथ जो है वो मतलब दिखाई देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस आउटग्रोथ को, ये जो बाहर की तरफ जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं बड। ओके। उसके बाद में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। यहाँ पे ये देखिए पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। ओके। डिवाइड मतलब डिवीजन होना चालू हो जाएगा, एक से क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे। फिर क्या होगा कि एक न्यूक्लियस तो चला जाएगा बर्ड के अंदर
और जो दूसरा न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ रह जाएगा, पेरेंट सेल के अंदर रह जाएगा। ओके, और फिर जब न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म जो होगा ना इस पेरेंट मतलब सेल का, वो भी क्या होगा, आधा हिस्सा साइटोप्लाज्म का कहाँ चला जाएगा, बर्ड के अंदर चला जाएगा कुछ हिस्सा, और बाकी जो होगा वो पेरेंट सेल के अंदर रह जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से ईस्ट के अंदर क्या होगा कि मतलब एक ही ईस्ट से क्या बन गई, दो ईस्ट की डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे एक बर्ड बनी है तो दो डॉटर सेल्स बनी है। सपोज बहुत सारी बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जब बहुत हाईली फेवरेबल कंडीशन होती है, तो एक ही ईस्ट से क्या होती है, बहुत सारी क्या बन जाती है, डॉटर सेल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इसको हम बडिंग क्यों बोलते हैं, बडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आउटग्रोथ निकलती है, बर्ड निकलती है, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर एक ही पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनी है, और ये दोनों डॉटर सेल्स जो है वो पेरेंट सेल्स के क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रा। ओके, हाइड्रा जो होता है वो भी बडिंग के द्वारा क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। ओके, इसके अंदर की जैसे मैंने बताया कि हाइड्रा के अंदर बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हाइड्रा जो होती है उसकी जो सेल होती है उससे जो एक बाहर की तरफ जो ग्रोथ निकलती है उसको हम बोलते हैं बड। ओके, और ये जो बर्ड जो होती है वो हाइड्रा का जो लोअर एंड होता है, मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे क्या होती है, डेवलप होती है, और फिर धीरे धीरे ये जो बर्ड होती है वो अपने साइज को क्या करती है, मतलब इस बर्ड का साइज बढ़ता है, और फिर वो क्या होती है, फाइनली जो पेरेंट सेल की जो बॉडी होती है उससे टूट कर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और फिर एक मतलब अलग से सेपरेट अपनी लाइफ जो होती है वो उसको परफॉर्म करती है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम पिक से समझ लेते हैं, ये हाइड्रा है। ओके, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है हाइड्रा, और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि इसकी जो बॉडी होती है उससे एक आउटग्रोथ जो है आपको बाहर दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स कहते हैं। ओके, अब जो हाइड्रा जो होता है उसका जो अपर बॉडी होती है, उसका जो अपर एंड होता है उसके ऊपर टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ओके, और ये जो बर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रा के अंदर क्या होती है, जो इसका लोअर एंड होता है वहां पे हमें दिखाई देता है। क्लियर, अब धीरे धीरे क्या होती है, ये जो बर्ड्स जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब ये अपने साइज को क्या करती है, इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, बर्ड जो होती है वो फुल मैच्योर बर्ड के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, और फिर इस तरीके से ये बर्ड जब पूरी मैच्योर हो जाती है, इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब ये क्या होता है कि ये बर्ड जो होती है वो अपनी पेरेंट सेल से क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, और एक इंडिविजुअल हाइड्रा जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हमने ये बोला है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कैसे है, क्योंकि पेरेंट हाइड्रा जो होती है उससे क्या बन रहा है, जो हाइड्रा बनता है, मतलब इसमें एक ही पेरेंट सेल से क्या होती है, एक नया हाइड्रा फॉर्म होता है, और ये जो हाइड्रा जो बनता है वो एकदम जो होता है वो पेरेंट सेल के क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखा था, हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा था। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली वन सेल के बने हो, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनि का मतलब सिंगल सेल से। ओके, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी। क्लियर, अब सबसे पहले यहाँ पे हम जो देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, उसमें सबसे पहला जो टाइप होगा वो हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। क्लियर, अब क्या होता है फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि फ्रेगमेंटेशन जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि फ्रेगमेंट बनने का जो प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब फ्रेगमेंट कैसे बनेंगे, कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या तो क्या हो जाए, पीस के अंदर टूट जाए, या फिर उनकी बॉडी जो होती है वो मतलब क्या हो जाए, पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें भी जो फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो हम किसके अंदर देखने को मिलता है, वो होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर, अब इसकी बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है, मतलब फिलामेंट जो होता है जैसे एक वायर जैसा नहीं होता, एक लंबा सा
उस तरह की बॉडी जो होती है इसकी होती है। क्लियर। अब क्या होता है कि जब इसकी बॉडी जो होती है वो वाटर करंट मतलब जब पानी में रहता है तो पानी का तेज बहाव की वजह से क्या होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उन स्मॉलर पीसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओके। अब क्या होता है कि जो स्पाइरोगायरा के अंदर अब बॉडी ब्रेक हो गई है, फ्रेगमेंट बन गया है, तो हर फ्रेगमेंट के अंदर क्या होती है, स्पाइरोगायरा के हर फ्रेगमेंट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो हर फ्रेगमेंट जो होता है वो वापस क्या करता है, डेवलप होकर क्या बना लेता है, न्यू इंडिविजुअल्स या नॉन न्यू डॉटर सेल्स जो होता है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। ओके। तो बॉडी क्या हो रही है, इसको हम फ्रेगमेंटेशन क्यों कहा हमने, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाती है। और हर पीस जो होता है, हर फिलामेंट, हर फ्रेगमेंट जो होता है वो क्या बना लेता है, एक न्यू डॉटर सेल्स या न्यू इंडिविजुअल्स जो होता है उसका फॉर्मेशन कहता है। क्लियर। अब ये स्पाइरोगायरा का जो स्ट्रक्चर्स जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो कि स्पाइरोगायरा, जैसे मैं बोल रही हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, तो इसके अंदर कहने का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे ये एक सेल हो गई है, ओके, ये दूसरी सेल हो गई है, ये तीसरी सेल हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से जो इसकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर मतलब ये जो स्पाइरोगायरा जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स जो होती है प्रेजेंट होती है। तो ये जो एक सेल जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक फ्रेगमेंट की जो होता है उसको हम इसको हम एक फ्रेगमेंट बोलेंगे, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट होता है। ओके। तो इसलिए मतलब और इसकी बॉडी जो है आप देखेंगे कि जैसा एक वायर जो होता है उस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो मतलब इसको ये इसकी जो बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है। ओके। लेकिन जब किसी भी रीजन से वाटर करंट के थ्रू मतलब कोई भी तेज झटका लगता है तो इसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये छोटे छोटे 1 2 3 जैसे आपको ये पीसेस दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। और ईच फ्रेगमेंट जो होता है वो वापस ग्रो करके क्या बना लेता है, नया स्पाइरोगायरा जो होता है वो उसका फॉर्मेशन कर लेता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से, कौन से मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ओके। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पाइरोगायरा की बॉडी जब पूरी मतलब जब पूरा बन जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तो इसकी जो बॉडी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग वाटर करंट की वजह से, पानी के तेज बहाव की वजह से क्या होती है, छोटे छोटे पीस या के अंदर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इन छोटे छोटे पीस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओके। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं या जो छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो बाद में क्या करते हैं, ग्रो करके क्या बना लेते हैं, नया इंडिविजुअल्स होता है उसको फॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्लियर। अब जैसे ये स्पाइरोगायरा के पेरेंट सेल है, ओके, मतलब जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर करंट आता है, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर जब बहुत ही तेज बहाव होता है, बहुत तेज मतलब करंट फ्लो होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है। तो इससे हम मतलब यहाँ पे बन गया फ्रेगमेंट 1, बन गया फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, मतलब सपोज इसकी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों के अंदर टूट गई है, और हर फ्रेगमेंट जो होता है वो ग्रो कर रहा है। फ्रेगमेंट 1 भी ग्रो करके नया स्पाइरोगायरा बनाता है, फ्रेगमेंट 2 भी ग्रो करके नया स्पाइरोगायरा बनाता है, इसी से फ्रेगमेंट 3 जो होता है वो भी ग्रो करके नया स्पाइरोगायरा का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ओके। अब यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि मतलब जो भी डॉटर सेल्स जो बनती है वो किससे बनी है, एक ही पेरेंट सेल से बनी है। क्लियर। अब ये जो तीनों डॉटर सेल्स जो बनी है, जो तीनों नए स्पाइरोगायरा जो बने हैं, वो तीनों के तीनों जो हैं वो किसके आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट सेल्स के आइडेंटिकल होते हैं। ओके। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब दूसरा हमारा टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर दूसरा मेथड है रीजनरेशन। ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रीजनरेशन जो होता है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या होता है, एक टाइप होता है। ओके। अब रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब किसी भी वजह से क्या हो जाते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ओके। सपोज कोई ऑर्गेनिजम्स है, यदि उसके अंदर मतलब एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी इंजरी हो गई है,
तो उसका सपोज कोई भी पार्ट, सपोज उसका हाथ है, पैर है, कोई भी चीज होगी वो टूट जाती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, तो फिर क्या करते हैं कि जैसे टूटे हुए पार्ट से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिजम्स बनाने की जो एबिलिटी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन के नाम से हम उसको क्या कहते हैं, जानते हैं। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रीजनरेट करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ओके, तो कुल मिला के रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जब मतलब लॉस्ट पार्ट, मतलब जो टूटा हुआ पार्ट होता है, किसी भी इंजरी की वजह से कोई भी पार्ट टूट जाए और उस लॉस्ट वाले पार्ट से नया ऑर्गेनिजम्स डेवलप करने की जो एबिलिटी जो होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। ओके, अब जो रीजनरेशन जो होता है वो कौन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, उसके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, मतलब जो हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, वो उसमें वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, किससे करते हैं, रीजनरेशन के प्रोसेस से करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जब हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इसके अंदर किसी भी मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी इंजरी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई पार्ट जो होता है वो टूट जाता है। ओके, फिर इस टूटे हुए मतलब जो पार्ट जो होता है उससे क्या बनता है, नया इंडिविजुअल्स जो होता है वो वापस फॉर्म हो जाता है और उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन कहते हैं। ओके, अब ये प्रोसेस जो रीजनरेशन का होता है वो ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, तो ये जो हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर जो रीजनरेशन होता है उसकी वजह होती है कि उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है, वो क्या करती है, मतलब रीडिवाइड होती रहती है, मतलब उनके अंदर डिवीजन होता रहता है। ओके, और डिवीजन होने के बाद क्या बनती है, नई सेल्स जो होती हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये जो सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर क्या होती है, मतलब मल्टीप्लाई करती है, मतलब ग्रोथ करती है, मतलब एक से दो बनी, दो से चार सेल्स बनी, चार से मतलब कितनी बनेगी, 4 से 16 सेल्स बनेगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होता रहेगा, इनके अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, और मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बन जाएगी, मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स जो होगी वो उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फिर ये जो सेल्स जो होती है इनका फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद ये जो सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। मतलब डिफरेंशिएट होने का मतलब होता है कि कुछ सेल्स जो होगी कुछ ऑर्गन्स बनाएगी, कुछ सेल्स जो होगी वो कुछ ऑर्गन्स बनाएगी। इस तरीके से क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स जो होता है उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि जो रीजनरेशन का प्रोसेस जो होता है वो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया में हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, तो वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल्स की वजह से होता है। और उन सेल्स के अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई होने की, और फिर मल्टीप्लाई होने के बाद मास ऑफ मतलब बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। उसके बाद में फिर वो सेल्स जो कि वो अपने फंक्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, और डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगी, एक पूरा का पूरा क्या बना लेगी, एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स जो कि उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये जो मतलब जो होती है ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। ओके, अब जब रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो भी लॉस्ट पार्ट होता है, जो टूटा हुआ पार्ट होता है, उसके अंदर होती है ना ये सारी प्रोसेस, तो वो जो टूटे हुए पार्ट के अंदर क्या होता है कि पूरा ये प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या बनता है, एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस होता है, और मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से पूरा होता है, जिसी को इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, एक डेवलपमेंट जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ओके, तो आपको यहाँ पे रीजनरेशन जो है वो क्या होता है वो समझ में आएगा कि रीजनरेशन के अंदर क्या होगा कि जो ब्रोकन लॉस पार्ट होता है उसके अंदर क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है, और वो क्या करेगी, डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी, मास ऑफ सेल्स बनेगा, मास ऑफ सेल्स बनने के बाद में वो सेल्स जो होगी वो फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगी, और डिफरेंशिएट होकर बनाएगी कंप्लीट इंडिविजुअल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन कर दी है। क्लियर? अब रीजनरेशन के प्रोसेस को हम इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक प्लेनेरिया का एग्जांपल है, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन को समझाया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लेनेरिया की मतलब बॉडी है, इसको हम पेरेंट सेल्स भी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब बहुत ही मतलब इसकी बॉडी जो होती है वो किसी वजह से क्या होती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ओके, ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, एक हिस्सा ये बनता है, दूसरा ये बना,
और तीसरा पोर्शन ये बना है। ओके, पहला पोर्शन जो है हेड है। ओके, अब ये जो हेड जो है उसके अंदर रीजनरेशन हुआ, तो हेड के अंदर जब रीजनरेशन होता है तो इसके अंदर क्या होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है वो वापस फॉर्म हो जाता है और वापस से नया जो प्लेनेरिया होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब ये जो आप देखेंगे कि जो मिडिल पोर्शन है इसके अंदर भी क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो मिडिल वाले पोर्शन के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या होंगी, कुछ स्पेशलाइज टिश्यू सेल्स होगी। ओके, और वही स्पेशलाइज सेल्स जो होती है वो मतलब क्या करेगी, उसके अंदर डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगी, बहुत सारी सेल्स बनाएगी। और वो बहुत सारी सेल्स जो होती है वो क्या करती है, इसका जो हेड वाला पोर्शन और जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको फॉर्म करती है और इस तरीके से नया प्लेनेरिया बन जाता है। इसी तरीके से जो तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं, जो टेल वाला पोर्शन है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी रीजनरेशन होता है। तो ये जो टेल वाला पोर्शन होता है इसके अंदर भी कुछ स्पेशलाइज टिश्यू होती है, वो क्या करती है, वही डिवाइड करती है, मल्टीप्लाई करती है और बहुत सारी सेल्स फॉर्म करती है। और फिर वो बहुत सारी सेल्स जो होती है वो फॉर्म करने के बाद क्या करती है, इसका जो हेड वाला पोर्शन जो होता है उसका फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं, प्लेनेरिया के अंदर किस तरीके से रीजनरेशन होता है और एक ही प्लेनेरिया से क्या बन जाते हैं, 3 नए प्लेनेरिया जो होते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब इसको रीजनरेशन को हम कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं, तो जो तीनों प्लेनेरिया बने हैं वो एक ही पेरेंट सेल से बने, पहली चीज। और ये जो तीनों के तीनों प्लेनेरिया आप देख रहे हैं वो अपनी पेरेंट सेल्स के क्या होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं। इसीलिए हम रीजनरेशन को किसके अंदर कंसीडर करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, अब जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो क्या पढ़ रहे हैं, हम टाइप पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक टाइप क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब स्पोर फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर क्या होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि जो स्पोर का जो फॉर्मेशन जो होता है वो प्लांट के अंदर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्पोर्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत सारे प्लांट के अंदर होता है। इसके साथ साथ में कुछ और दूसरे मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एल्गी है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, इनके अंदर भी क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे स्पोर फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर जो स्पोर जो होते हैं वही क्या होते हैं, मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। ओके, यही क्या करती है, इन्हीं स्पोर से क्या बनता है, मतलब नया इंडिविजुअल्स जो होता है वो बनता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्पोर को रिप्रोडक्टिव बॉडीज के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ओके, अब ये जो स्पोर्स जो बनते हैं ना, मतलब प्लांट के अंदर बने, चाहे एल्गी में बनते हैं, फंगाई में बनते हैं, प्रोटोजोआ में बनते हैं, तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है उसके अंदर इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। ओके, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो स्पोर का जो फॉर्मेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब क्या होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन भी हो गया, किसके अंदर हुआ है, स्पोरेंजिया के अंदर हुआ है। ओके, तो फिर जब ये स्पोर्स बन गए हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, ये स्पोर्स जो होते हैं वो अपने साइज में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और मैच्योर होते जाते हैं। ओके, और फिर जैसे जैसे ये स्पोर्स जो होते हैं मैच्योर होते हैं तो इनका साइज बड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया जो होते हैं उसकी जो वॉल होती है उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, स्पोर्स का प्रेशर स्पोरेंजिया पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वो स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है। और उसकी वजह से जो स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया की वॉल को तोड़कर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के वो दूसरे दूसरे एरिया में जाते हैं। ओके, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे, या तो वो एयर के थ्रू, हवा के द्वारा जाएंगे, विंड के थ्रू जाएंगे, या फिर वाटर के द्वारा क्या होते हैं, वो स्पोर जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या करते हैं, मूव करते हैं। और वहां जाके क्या होते हैं, सोइल के अंदर क्या होते हैं, दब जाते हैं और फिर वहां पे क्या बनाते हैं, एक नया इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो स्पोर्स जो हो रहे हैं वो मतलब क्या बना रहे हैं, एक नया इंडिविजुअल्स बना रहे हैं। ओके, अब ये जो नया इंडिविजुअल्स बन रहा है वो एक ही पेरेंट से बनता है, पहली चीज। और जो नया इंडिविजुअल्स बनता है वो सेम टू सेम कॉपी होता है पेरेंट सेल की, इसलिए हम स्पोर फॉर्मेशन को किसके अंदर कंसीडर करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्लियर।
अब जो स्पोर फॉर्मेशंस जो है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक टाइप है। और किसके अंदर आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, तो वो है राइजोपस के अंदर आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। राइजोपस क्या है, एक फंगस होता है। क्लियर। अब जो राइजोपस जो होता है, फंगस जो है, उसके अंदर क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं हाइफे। ओके। अब ये जो हाइफे होते हैं, इसके जो सबसे जो अपर एंड होता है वहां पे क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। ओके। इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और यही स्पोर जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसी स्पोर से क्या बनता है, एक नया मतलब क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स जो होता है, नया इंडिविजुअल्स जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ये जो पिक्स जो है वो किसका है, राइजोपस का है। ओके। ये जो राइजोपस जो होता है वो क्या, एक फंगस है। क्लियर। इसके अंदर, इस पिक्स के अंदर, उसके अंदर किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे समझाया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे हम बताया गया है कि जो राइजोपस जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर। ये एक थ्रेड लाइक मतलब एक पतला सा स्टेम जैसा जो आप देख रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं हाइफे। और उसके अंदर जो रूट जैसी स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम बोलते हैं स्टोलन। ओके। अब ये जो हाइफे होता है उसके टॉप के ऊपर क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब क्या होता है कि जब मतलब इस स्पोरेंजिया के अंदर ये जो स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे स्पोर्स है इसके अंदर। जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं, फुल मैच्योर हो जाते हैं, तो उसका प्रेशर जो होता है वो इस स्पोरेंजियम के ऊपर पड़ता है, मतलब इस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो बस्ट हो जाती है। और ये जो स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ये जो स्पोरेंजिया की वॉल जो होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। और मतलब एयर, वाटर और विंड के थ्रू क्या होता है, किसी दूसरे प्लेस के ऊपर क्या होते हैं, वो जाके गिर जाते हैं। ओके। सपोज तो यहाँ पे गिरे हैं तो उससे क्या बन जाएगा, एक नया मतलब क्या बनेगा, नया राइजोपस बन जाएगा। ओके। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट सेल्स, मतलब जो ये ना, मतलब जो ये नया हाइफा बना है वो एक ही पेरेंट सेल से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो नया पेरेंट मतलब जो डॉटर सेल बनती है, ये जो नया राइजोपस बना है वो पेरेंट सेल के एकदम क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। इसलिए हम स्पोर फॉर्मेशन को अंदर किसके अंदर कंसीडर करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसको हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वही क्या होती है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। ओके। क्योंकि इसी से क्या बनता है, नया इंडिविजुअल जो होता है वो फॉर्म होता है। क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो स्पोर्स जो होते हैं इनके चारों तरफ क्या होती है, एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ओके। क्योंकि ये किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया जो होती है उसके अंदर ये क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। क्लियर। अब मतलब जो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो जब अनफेवरेबल टाइम होता है, समय होता है, तभी स्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसी की वजह से क्या रहते हैं वो मतलब स्पोरेंजिया के अंदर क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूटेबल मीडियम आता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, तो वो स्पोर्स जो होते हैं वो उस मतलब क्या होते हैं, नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। ओके। मतलब जो स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और स्पोर्स जो होते हैं वो उस वॉल को ब्रेक करके क्या होते हैं, एयर, वाटर, विंड के थ्रू क्या होते हैं, दूसरी जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। और हर स्पोर से क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल्स बनता है। ओके। तो यहाँ पे स्पोर क्या हुआ, एक रिप्रोडक्टिव बॉडीज के अंदर क्या आते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब इस फिक में ये बताया गया कि जो स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्स बनते हैं वो कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं। क्लियर। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है। और ये जो स्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, गिर जाते हैं स्पोरेंजिया की वॉल को ब्रेक करके। क्लियर। और फिर उससे क्या बनता है, एक नया मतलब राइजोपस बनता है, या नया हाइफे जो होता है वो फॉर्म होता है। ओके। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरीके से हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। क्योंकि जो नया हाइफा बनता है वो एक ही पेरेंट सेल से बनता है, पहली चीज। और जो नया नया राइजोपस बना है वो क्या होता है, एकदम पेरेंट सेल के क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। इसलिए हम स्पोर फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से जो भी इंडिविजुअल्स बनेगा वो किसके अंदर हम कंसीडर करेंगे, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उसको हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एक टाइप होता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर होता क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक टाइप होता है। क्लियर। इसके अंदर बनता है नया प्लांट। ओके। लेकिन वो नया प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, तो जो पेरेंट प्लांट होते हैं, ओके, उसका जो वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है कि जो पेरेंट प्लांट का रूट है, स्टेम है और लीव से यदि कोई नया प्लांट बनता है तो उस तरह का जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। क्लियर। वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं ना, उससे नया प्लांट बनाना, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होगा कि नेचुरल वे से क्या बनाएंगे, हम नया प्लांट बनाएंगे। और वो नया प्लांट कैसे बनाएंगे, पेरेंट प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, उनसे हम नेचुरली क्या बनाएंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से हम जानते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो तीन तरीके से होता है। एक तो होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। ओके। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है कटिंग। ओके। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे कटिंग करके हम बनाएंगे नया प्लांट, लेकिन कैसे बनाएंगे, जैसे कोई भी प्लांट होता है, सपोज कोई भी पेरेंट प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसका आपको क्या करना है, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो है उसका एक छोटा सा स्मॉल वेजिटेटिव पार्ट आपको क्या करना है, मतलब कट करना है। और वो आप कट कैसे करेंगे, कोई भी जैसे शार्प नाइफ ले सकते हैं, शार्प ब्लेड ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उस पेरेंट प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे आप रूट लो, चाहे स्टेम लो या लीव्स हो, किसी चीज को भी आपको क्या करना है, कट करना है। किसकी हेल्प से करना है, नाइफ की हेल्प से आपको क्या करना है, कट करना है। क्लियर। फिर क्या करना है, जैसे आपने क्या कर दिया, जो वेजिटेटिव पार्ट आपने कट किया है उसको क्या करना है, सॉइल के अंदर प्लांटेट करना है। मतलब सॉइल के अंदर उसको क्या करना है, मतलब दबा देना है, मतलब ठीक है, गाड़ देना है कहने का बस, ताकि क्या कर सके, वो फिर जैसे आप उसको सॉइल के अंदर प्लांटेट करोगे तो उसके बाद में क्या करेगा, वो जो आपने वेजिटेटिव पार्ट कट किया था वो क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद ग्रो करेगा और एक नया प्लांट जो है वो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ओके। अब इसको भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों कंसीडर करते हैं। सपोज आपने क्या किया है, सपोज आपने कट किया है मनी प्लांट। ओके। मनी प्लांट का जो जैसे लीफ मतलब जो ब्रांच होती है उसको आपने क्या किया, जैसे सपोज शार्प ब्लेड से क्या कर दिया, उसको कट कर लिया, फिर इसको मतलब एक पोट के अंदर जो सोयल लिया आपने उसके अंदर डाल दिया, तो आप देखेंगे कि वापस से क्या मिलेगा, जब आप ग्रो करेगा तो मनी प्लांट का ही जो प्लांट है वो आपको मिलेगा। तो ओके, मतलब जो प्लांट बनेगा वो क्या होता है, बिल्कुल पेरेंट प्लांट के क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और ये एक ही पेरेंट सेल से बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का जो मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो मतलब कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिसको आप मतलब कटिंग मेथड से मतलब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो है रोज है, शुगर कैन है। इन प्लांट को हम कटिंग मेथड से क्या करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। जैसे रोज है तो रोज की जो स्टेम जो होती है उसको आप कट करके नया रोज प्लांट कर सकते हो। इसी तरीके से शुगर कैन होता है उसको भी आप कट करके जो मतलब जो स्टेम वाला हिस्सा होता है उसको कट करके आप क्या कर सकते हो, एक नया प्लांट जो है वो शुगर कैन का ग्रो कर सकते हो। ओके। तो ये जो कटिंग मेथड में क्यों है, इसको हम इंक्लूडेड कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस पेरेंट प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट को कट करके उसको सोइल के अंदर प्लांटेड करके हम क्या बनाते हैं, एक नया प्लांट बनाते हैं। इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कटिंग मेथड कहते हैं। क्लियर। जैसे कटिंग मेथड जो है जो कि क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप होता है। इसमें आप देखेंगे कि कटिंग मेथड को इस पिक्चर से अंदर समझाया गया है। ये एक पोटेड प्लांट है जिसके अंदर आपको क्या करना है, मतलब ब्लेड की हेल्प से क्या करना है, इस प्लांट की, ये पेरेंट प्लांट जो है उसकी एक ब्रांच को आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। ये मतलब आपने क्या करा है, इस ब्रांच को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। फिर ये जो ब्रांच जो है, जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, इस ब्रांच को आपको क्या करना है, दूसरे पोर्ट के अंदर आपको सोयल लेनी है।
ओके। उस सॉइल के अंदर कंपोस्ट डाल देना है, खाद डाल देनी है। ओके, फिर आपने जो प्लांट मतलब ब्रांच कट की है उसको इस सॉइल के अंदर क्या कर देना है, मतलब प्लांटेट कर देना है। ओके, दबा देना है। ओके, फिर आपको पानी वगैरह सब देना है, इसको वाटर वगैरह सब देना है। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो ब्रांच जो होगी वो वापस से ग्रो करेगी और नया वापस से क्या बना देगी, प्लांट बना देगी, जो क्या होगा पेरेंट प्लांट के क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा। ओके, तो ये है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कटिंग मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी पेरेंट प्लांट होते हैं उसका वेजिटेटिव पार्ट, चाहे आप रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, जैसा प्लांट होता है उसके हिसाब से उसका वेजिटेटिव पार्ट को आपको कट करना पड़ता है। उस कट करके उस पार्ट को सॉइल के अंदर प्लांटेट करके एक नया प्लांट आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रो कर सकते हो। ओके, अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो दूसरा मेथड है वो है लेयरिंग। ओके, लेयरिंग वाले मेथड में क्या होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो पेरेंट प्लांट होती है, ओके, जो पेरेंट प्लांट होता है उसकी ब्रांच को आपको क्या करना है, आपको उस पेरेंट प्लांट की जो ब्रांच होती है उसको क्या करना है, ग्राउंड की तरफ क्या करना है, मतलब नीचे की तरफ उसको पुल्ड करना है। ओके, और फिर जो ब्रांच को आप, जिस ब्रांच को आप उसको पुल्ड ग्राउंड की तरफ पुल्ड कर रहे हैं ना, तो उसको क्या करना है, मतलब उसको इस तरीके से सोइल के अंदर क्या करना है, कवर करना है कि उस ब्रांच का जो टिप वाला जो पोर्शन है वो तो क्या रहे, सोइल के बाहर रहे, लेकिन जो टिप वाले पोर्शन के अलावा जितना भी उसका पार्ट होता है वो सब क्या हो जाए, ग्राउंड के अंदर चला जाए। ओके, बस आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ब्रांच को आप जमीन की तरफ खींच रहे हो तो उसका टिप वाला पोर्शन जो है वो मतलब इस तरीके से उसको सॉइल के अंदर आपको दबाना है कि उसका जो टिप वाला पोर्शन जो है ब्रांच का वो मतलब ग्राउंड के आप ऊपर आपको दिखना चाहिए। क्लियर? अब क्या होगा, फिर कुछ समय बाद जब आप ऐसा कर देंगे कि फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि मतलब जिस ब्रांच को आपने क्या किया है, सॉइल के अंदर दबाया है और उससे क्या होती है, नई रूट्स जो होती है वो निकलना जब चालू हो जाती है, तो आपको क्या करना है, उस ब्रांच को क्या करना है, पेरेंट प्लांट से क्या कर देना, कट कर देना है। और फिर क्या होगा कि जैसे ही नई रूट्स उस ब्रांच से निकलने लग जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा कि नया प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रो करना मतलब बन जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो लेयरिंग मेथड जो है इसको भी हम पिक से अच्छे से समझेंगे। और जो अब मैं बता देती हूँ कि जो लेयरिंग मेथड से हम कौन कौन से मतलब किसको हम मतलब इस मेथड को हम किसके अंदर देखते हैं, तो जैसे जैस्मीन है, जैस्मीन का हमें नया प्लांट बनाना है, स्ट्रॉबेरी का जो है नया प्लांट ग्रो करना है, तो हम वो कैसे करते हैं, लेयरिंग मेथड से हम क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। क्लियर? अब ये जो पिक जो होती है, ये जो पिक है उसके अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को समझाया गया है और उसमें भी कौन सी टेक्निक को समझाया गया है, जो सिंपल लेयरिंग टेक्निक होती है, जिससे हम किस किस को करते हैं, जैस्मीन है और मतलब दूसरे प्लांट होते हैं उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये क्या है, पेरेंट प्लांट है। ओके, अब लेयरिंग मेथड में मैंने क्या बताया कि जो पेरेंट प्लांट होती है उसकी जो ब्रांचेस जो होती है मतलब पहले तो ये पेरेंट प्लांट है, इसकी ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये जो सब दिख रही है ना आपको, जिसके ऊपर लीफ लगी रहती है वो सारी ब्रांचेस है। ओके, आपने क्या किया है, सपोज इसकी जो दो ब्रांचेस जो है उसको क्या करा है, मतलब जमीन की तरफ उसको क्या करा है, पहले पुल किया है, खींचा, जमीन की तरफ उसको खींचा। ओके, और फिर जमीन की तरफ खींचने के बाद में उसको क्या करा है कि मतलब उस ब्रांच का जो बीच वाला हिस्सा है उसको तो आपने क्या कर दिया, सॉइल के अंदर दबा दिया, और उस ब्रांच का जो टिप वाला हिस्सा है और उसको आपने क्या करा है, इस सॉइल के बाहर उसको क्या रखा है, एक्सपोज्ड कंडीशन में रखा है। इसी तरीके से आप ये वाली ब्रांच को भी ले लीजिए, इस वाली ब्रांच का जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको सॉइल में दबा दिया और जो टिप वाला पोर्शन है उसको आपने क्या करा है, सॉइल के अंदर बाहर की तरफ एक्सपोज होते हुए रखा है। ओके, अब क्या होगा कि कुछ समय बाद जब आप इस मतलब जब आप इसको यहाँ जहाँ मतलब प्लांट ग्रो हो रहा है यहाँ पे पानी वगैरह देंगे, तो क्या होगी कि ये जो दोनों ब्रांचेस जिसको आपने सॉइल के अंदर क्या करा है, दबाया है, वहां से आपको क्या दिखेगी, ये रूट आती हुई नजर दिख रही है ना, ये रूट यहाँ पे निकल रही है, इस जगह पे भी आपको रूट निकलती हुई नजर आ रही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या कर देना है, फिर जैसे ही यहाँ पे रूट आपको दिखने लगे तो आपको क्या कर देना है, इस मतलब ब्रांच का ये जो हिस्सा है इसको पेरेंट प्लांट से क्या कर देना है, कट कर देना है। ये जो रेड वाला साइन है वो कट का साइन दिखाया गया आपको, यहाँ पे आपको क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे या वायर से इसका पेरेंट सेल से जो कनेक्शन है वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर?
अब दूसरी चीज ये है कि जैसे ये जो ब्रांच है इसको सपोर्ट देना है आपको, ये वाली जो ब्रांच है इसको आपको सपोर्ट देना है, ये वाली जो ब्रांच है इसको आपको क्या देना है, सपोर्ट देना है। तो आप क्या लगा देंगे कि स्टैक लगा देंगे, मतलब एक लकड़ी की जो डंडी है उसको सपोर्ट देने के लिए रख देंगे, ताकि कुछ समय बाद क्या होगा कि मतलब ये जो है वो प्रॉपरली क्या होगा, इसके सारे जो है वो ग्रो कर जाएगा और फिर कुछ समय बाद जो होगा वो उसको हम हटा देंगे। ओके, तो इस मेथड के अंदर, जो लेयरिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, पेरेंट जो प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेस जो होती है उसको यूज करके हम क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। ओके, इसलिए और जो प्लांट बनता है, जो नया प्लांट बनता है वो एकदम पेरेंट प्लांट के क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, और एक ही पेरेंट से नया प्लांट बन रहा है, तो इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो जैस्मीन है, एप्पल है, इसके अंदर लेयरिंग टेक्निक से क्या करते हैं, हम नया प्लांट क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं बनाने में। क्लियर? अब जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो तीसरा मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। ओके, ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर भी हमें क्या बनाना है, नया प्लांट बनाना है। ओके, और वो हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 डिफरेंट प्लांट लेने हैं, 2 डिफरेंट प्लांट के क्या लेने हैं, आपको स्टेम लेने हैं। ओके, उनको आपको कट कर लेना है। क्लियर? अब क्या करना है कि एक जो प्लांट होगा उसको मतलब उसके अंदर रूट होनी चाहिए, और जो दूसरा आप स्टेम कट करेंगे ना, वो उसमें जो दूसरा प्लांट होगा उसमें रूट नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब क्या है कि आपको इस मेथड में 2 डिफरेंट प्लांट के स्टेम लेने हैं। ओके, अब जो 2 डिफरेंट प्लांट के स्टेम लेंगे, तो जो एक प्लांट का जो स्टेम होगा वो उसके साथ में रूट भी होनी चाहिए, और दूसरे प्लांट का सिर्फ स्टेम आपके पास में होना चाहिए। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या करना है कि जो दोनों डिफरेंट प्लांट के जो स्टेम जो होते हैं उसको आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ओके, और फिर ज्वाइन कर देंगे, फिर उसको क्या करेंगे कि मतलब जिस प्लांट के अंदर रूट है उसको आपको क्या कर देना है, सॉइल के अंदर दबा देना है, मतलब सॉइल के अंदर उसको डाल देना है। ओके, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि क्या बनेगा, एक नया प्लांट जो है वो वहां पे बनता है, और वो जो नया प्लांट बनता है उसके अंदर दोनों प्लांट जो होते हैं उसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर खास बात ये होगी कि उस नए प्लांट के अंदर क्या होते हैं, दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो भी प्लांट बनता है, जो नया प्लांट बनता है उसके अंदर पेरेंट प्लांट का क्या होता है, वो एकदम आइडेंटिकल होता है। क्लियर? लेकिन ये 2 प्लांट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसीलिए उसके अंदर जो मतलब जो नया प्लांट जो है वो 2 प्लांट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो उसके अंदर दोनों प्लांट के क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अब यहाँ पे 2 की टर्म्स है, एक तो स्टॉक है, एक सीजन है। ये क्या चीज होती है, तो जो प्लांट मतलब जो प्लांट के स्टेम के अंदर क्या होती है, रूट होती है, उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जिस प्लांट का केवल स्टेम होता है उसको हम सीजन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये टर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ग्राफ्टिंग जो है वो एक नया प्लांट जो है उसको, एक नया प्लांट जिसके अंदर कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन वाला जो प्लांट ग्रो करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्लियर? अब जो ग्राफ्टिंग मेथड जो है उसमें हम एप्पल और पियर की जो क्रॉप्स जो होती है उसको ग्रो करने के अंदर हम मतलब यूज करते हैं ग्राफ्टिंग मेथड को। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक पेरेंट प्लांट है। ओके, इस पेरेंट प्लांट का मतलब ये जो पहला जो प्लांट हमने लिया है इसके अंदर हमने क्या लेनी है, मतलब इसके स्टेम को हम कट कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ तक हमें कट कर देना है। क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं ना, सेकंड वाली पिक्चर में आपने जो इसका ऊपर का पोर्शन है वो हटा दिया है, और सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है वो है। ओके, तो ये जो स्टेम जो है इसके साथ में रूट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मतलब डोरमेंट रूट स्टॉक कट फॉर ग्राफ्टिंग। मतलब जो प्लांट के अंदर जिस स्टेम, मतलब वो प्लांट जिसके अंदर स्टेम के साथ में रूट हो उसको आप क्या बोलते हो, स्टॉक कहते हैं। क्लियर? अब आपको क्या लेना है, एक दूसरा ये देख रहे हैं ना, येलो कलर का दूसरा प्लांट लिया है जिसका आपने क्या लिया है, स्टेम लिया है, और उस स्टेम का जो एक एंड है उसको शार्प कर दिया है, और शार्प करके उसको हमने क्या करा है, जो पहला प्लांट है उसके स्टेम के अंदर क्या कर दिया, उसको इंसर्टेड कर दिया है। तो दूसरा प्लांट जिसका सिर्फ हमने स्टेम लिया उसको हम सीजन के नाम से हम उसको क्या करेंगे, टर्म से उसको इंडिकेट करेंगे। क्लियर? अब आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे ग्राफ्टिंग करी है। ओके, मतलब जहां दोनों के स्टेम को आपने क्या करा है, ये पहला मतलब ओके, मतलब ये इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस ग्राफ्ट जंक्शन पे हम क्या कर देंगे, इसको रैप्ड कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। मतलब क्लियर?
और फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, इस जगह से क्या निकलने लग जाएगी, बर्ड्स निकलने लग जाएगी, वही स्टेम बनने लग जाएगा और फिर वही रूट शूट्स और लीव्स, मतलब एक नया प्लांट जो जाएगा वो ग्रो करेगा। और इस नए प्लांट के अंदर क्या होगा कि इस वाले पहले वाले प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और जो दूसरा प्लांट है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस नए प्लांट के अंदर होंगे। ओके, अब किस किस की क्रॉप को ग्रो करने के अंदर हम काम में लेते हैं, तो एप्पल है, पियर है, इसका कुछ न्यू वैरायटी डेवलप करनी है तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ्टिंग मेथड से हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें यूज करते हैं। क्लियर? इस पिक से हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जैसे प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट हो, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, चाहे रूट हो, उससे क्या बनाएगा, एक नया प्लांट बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये नेचुरली हो रहा है। ओके, मतलब अपने आप होता है। ओके, इसको मतलब नया मतलब प्लांट बनाने के लिए हमें कोई मतलब आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, जैसे जिंजर है, ओनियन है और पोटैटो है, तो जिंजर के अंदर जो राइजोम होते हैं वहां से क्या बनता है, नया शूट बनता है। इस तरीके से जो ओनियन होती है उसके अंदर जो बल्ब होता है तो वहां से क्या बनता है, नया शूट बनता है। ओके, नया प्लांट बनता है। इसी तरीके से जो पोटैटो होती है उसके ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की आईज होती है, वहां से क्या बनता है, नया शूट बनता है और उससे नया प्लांट बनता है। ओके, तो ये जैसे जिंजर, ओनियन और पोटैटो का जो स्टेम होता है उससे क्या बनते हैं, नया प्लांट बनते हैं। तो इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन हो गया, स्टेम हो गया। ओके, अब जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ब्रायोफाइलम लीव्स ली है। ओके, तो जो ब्रायोफाइलम लीव्स होती है उसके अंदर क्या होती है, उसकी मार्जिन होती है, उसके ऊपर क्या निकलती है, बर्ड निकलती है। ओके, ये मार्जिन का मतलब इसका जो कॉर्नर होता है ना, एकदम ये वाला जो कॉर्नर है उससे क्या निकलती है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आउटग्रोथ निकलती है कोई। ओके, और उसी आउटग्रोथ से क्या बनता है, एक यंग प्लांट या न्यू प्लांट बनता है। तो इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हो गया, बर्ड हो गया। उस बर्ड से क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है। इसी तरीके से जो स्वीट पोटैटो है उसके अंदर क्या होती है, जो रूट होती है वो वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, उस रूट से क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है। नया प्लांट बनेगा और उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये नेचुरली हो रहे हैं, कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम इसको, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, स्टेम, जैसे जिंजर, ओनियन और पोटैटो के स्टेम से नया प्लांट बनता है। ब्रायोफाइलम की लीव्स जो होती है उसकी आउटग्रोथ होती है उसके ऊपर मार्जिन पे, उससे नया प्लांट बन जाता है। इसी तरीके से स्वीट पोटैटो की जो रूट्स होती है उससे एक नया प्लांट बनता है उसके ऊपर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है नेचुरल और एक दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें हमने तीन टाइप पढ़े थे, एक तो कटिंग, दूसरा पढ़ा था लेयरिंग और तीसरा पढ़ा था ग्राफ्टिंग। ओके, उससे हमने क्या बनाए थे, इन तीनों मेथड से किस तरीके से नए प्लांट बनते हैं उसको हमने उस टॉपिक के अंदर कवर किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एक नया प्लांट की जो क्या करना है, ग्रो करना है। ओके, लेकिन कैसे करेंगे, ये मेथड क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसको हम, इसका जो दूसरा नाम है या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं वो है टिश्यू कल्चर। ओके, अब ये जो टिश्यू कल्चर जो होता है, टिश्यू कल्चर का मतलब टिश्यू को मतलब बढ़ाना। टिश्यू टिश्यू क्या होती है, टिश्यू कैसे बनता है, जो टिश्यू जो होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। मतलब बहुत सारी प्लांट, मतलब जो सेल होती है वो मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अब टिश्यू कल्चर का मतलब टिश्यू का आपको क्या करना है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपको इंक्रीज करनी है। ओके, तो इस टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि कैसे मतलब इस टिश्यू कल्चर के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्लांट जो होता है, ओके, उसकी जो मतलब जो टिप होती है, ओके, जो प्लांट होता है उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है उससे हम क्या करते हैं, कुछ मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, या तो उसको रिमूव कर लो या जो टिश्यू जो होता है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। और उससे हम क्या करेंगे, एक नया प्लांट जो है वो डेवलप करेंगे। क्लियर? समझ में आया आपको कि जो प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है, जैसे कोई नया प्लांट बनता है, ओके, तो उसकी जो टिप होती है उसके ऊपर जो आपको उसकी टिप से क्या करना है, एक सेक्शन कट करना है ताकि उसमें क्या जाए, बहुत सारी सेल्स आ जाए। या फिर उस जो सेक्शन आप कट करोगे ना उसमें क्या होगा कि बहुत सारे टिश्यूज जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और उससे हमें क्या बनाना है, नया प्लांट बनाना है।
क्लियर। अब जो सेल्स आपने क्या करी है, रिमूव करी है, या जो टिश्यू आपने रिमूव करा है, उसको आपको किसके अंदर डालना है, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उसको डालना है। ओके, जैसे ही आप उसको आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो सेल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड करना चालू हो जाती है, मतलब उनमें डिवीजन होना चालू हो जाता है। और जब सेल्स जो होगी वो डिवाइड होगी तो 1 से 2 सेल बनाएगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से मतलब कितनी बनेगी, 8 सेल्स बनेगी। ओके, तो हर सेल से जैसे 4 सेल्स है तो उससे 8 बनेगी, 8 से कितनी बनेगी, 16 सेल्स बनेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब सेल का जो हो जाएगा एक स्मॉल ग्रुप जो है वो डेवलप हो जाएगा, मतलब ठीक है। और वो जो सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम सेल्यूल्स कहते हैं, क्लियर। अब ये जो सेल्यूल्स जो होता है उसको आपको क्या करना है, एक दूसरे मीडियम के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ओके, और ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उस जो सेल्यूल्स बना है, जो सेल्स बनी है उनकी ग्रोथ के लिए और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब उनका फंक्शन जो है वो मतलब क्या हो, मतलब अलग हो पूरा, मतलब प्लांट के अंदर अलग अलग सेल्स होती है तो उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। ओके, फिर जब इतना हो जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं कि जब प्लांट की जो सेल्स होती है, मतलब जो सेल्यूल्स में ग्रोथ होना चालू हो जाती है, वो डिफरेंशिएट होना चालू हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटलेट्स। ओके, अब इस प्लांटलेट्स को आप किसके अंदर ट्रांसफर कर दोगे, फिर सॉइल के अंदर प्लेस्ड कर दोगे, और फिर जैसे ही आप इसको, मतलब प्लांटलेट्स का मतलब छोटे छोटे प्लांट। ओके, फिर जो छोटे छोटे प्लांट होंगे फिर उसको आप किसके अंदर डाल दोगे, सॉइल के अंदर डाल दोगे, और फिर जैसे ही सॉइल के अंदर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ग्रो करना चालू हो जाएंगे, और ग्रो करके क्या बनाएंगे, एक मैच्योर प्लांट बना देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने न्यू प्लांट बनाया। हमने न्यू प्लांट बनाया मतलब किसी भी प्लांट की मतलब किसी भी प्लांट के जो मतलब जो टिप होती है उससे टिश्यू को रिमूव करके हमने क्या बना लिया है, एक नया प्लांट बनाया है। इसीलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने प्लांट से टिश्यू को रिमूव कर दिया या फिर सेल्स को रिमूव कर दिया, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उस आर्टिफिशियल मीडियम के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट तैयार कर रहे हैं। ओके, फिर इन छोटे छोटे प्लांट तैयार करने के बाद में क्या होता है, फिर हम उसको सोइल में डालते हैं तो क्या बनता है, मैच्योर प्लांट बोलता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर। टिश्यू कल्चर को हम इस पिक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको पेरेंट मतलब कोई प्लांट होता है, उस प्लांट का मतलब जो पेरेंट प्लांट होता है उसके टिप से आपको क्या करना है, टिश्यू को रिमूव करना है। तो ये जैसे लीफ लिया है तो लीफ का जो ये टिप है, सपोज ये जो है ये यहाँ से आपको क्या कर देना है, मतलब ये जो ब्रांच निकल रही है इसका टिप जो है उससे यहाँ से आपको टिश्यू रिमूव कर लेना। फिर ये जो टिश्यू जो होती है उसको हमें क्या करना है, मतलब एक मतलब आपको ग्लास का कुछ लेना है, और इस ग्लास के अंदर क्या है, पहले से ही क्या रखा हुआ गया है, एक आर्टिफिशियल मीडियम है, एक आर्टिफिशियल मीडियम है जिसके अंदर क्या है, अगर ग्रोथ मीडियम। ओके, और मतलब अगर सॉल्यूशंस होता है। ओके, इस अगर सॉल्यूशंस के अंदर, अगर मीडियम के अंदर क्या होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने क्या करा, टिश्यू को सेपरेट करके इस अगर ग्रोथ मीडियम के अंदर मतलब डाल दिया। ये जो अगर ग्रोथ मीडियम जो है ना वो एक आर्टिफिशियल मीडियम है। ओके, फिर इससे क्या होगा कि इसके अंदर क्या होंगे, टिश्यू जो होंगे उनकी ग्रोथ होगी। ओके, अब ये जो टिश्यू के अंदर ग्रोथ होगी तो वो क्या बनाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स बनाएंगे। ओके, फिर ये जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, मतलब फिर हमने क्या करा, ये यहाँ पे मतलब थोड़े से ग्रोथ करेंगे, फिर हम इसको दूसरे मतलब आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर डालेंगे जिसके अंदर दूसरे हार्मोन्स होंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएंगे, जब हम इसको दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो प्रिपेयर हो गए। फिर इन छोटे छोटे प्लांट्स को हम क्या करेंगे, सोइल के अंदर क्या कर देंगे, प्लांटेड कर देंगे, जिससे क्या बनेगा, मैच्योर प्लांट जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने देखा कि जो प्लांट के टिश्यू है उससे हमने क्या बना लिया है, यहाँ हमने प्लांट का टिश्यू लिया था, फाइनली हमें क्या मिला, एक मैच्योर प्लांट मिल गया। तो इसको हमने टिश्यू को कल्चर करके, टिश्यू को मतलब और ज्यादा ग्रोथ करा के, टिश्यू के अंदर और ज्यादा ग्रोथ करा के हमने मैच्योर प्लांट बनाए, इसलिए हम इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू से नया प्लांट बनाना। ओके, तो ये आपका हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर। और इसके अंदर दो आर्टिफिशियल मीडियम यूज किए हैं, दो बारी। ओके, फर्स्ट टाइम ये अगर ग्रोथ मीडियम, फिर वापस से इसको हम दूसरे वापस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सोइल के अंदर प्लांट करते हैं, फिर हमें मैच्योर प्लांट मिलता है। क्लियर।
अब हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ओके, क्यों हम ऐसा करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट बनता है उसके ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट जो होते हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं, क्लियर, जल्दी आ सकते हैं, क्लियर। अब दूसरा है कि वो प्लांट जिसके अंदर सीड्स नहीं बनते हैं, सीड प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी हो गई है वो खत्म हो गई है। अगर सीड नहीं बनेंगे तो उस प्लांट से क्या होगा, नया प्लांट नहीं बनेगा। लेकिन हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम क्या क्या करेंगे, जो प्लांट की जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, उससे हम क्या बनाएंगे, नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे, ओके, रिप्रोड्यूस कर देंगे, क्लियर। अब तीसरी बात है कि जितने भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनते हैं ना, वो पेरेंट प्लांट के क्या होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं, तीसरी खास बात। अब चौथा है कि जैसे हमें कोई सीडलेस वैरायटी प्रिपेयर करनी है, ओके, तो हम वो भी कैसे कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट की सीडलेस वैरायटी को हम क्या कर सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की इंपॉर्टेंस। और अभी तक आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस मेथड से होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस मेथड से होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ तक का आपका जितना भी टॉपिक था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।